हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सनी द एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी एसएससी इकोनॉमिक्स सीरीज में। इसके पहले की वीडियोस में हमने जरूर ये चीज़ समझी थी कि हमारा ऑब्जेक्टिव ज्ञान लेना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है एग्जाम क्रैक करना, हमारा ऑब्जेक्टिव है नंबर कैसे बढ़ेंगे। हम डायरेक्ट उसी पे फोकस कर रहे हैं। तो बिना देरी किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। कि हमारी जो डिमांड होती है वो डिमांड में प्राइस का क्या रोल होता है, कि प्राइस की वजह से हमारी डिमांड कैसे इफेक्ट होती है। तो जैसे हमें एक चीज पता है कि जो लॉ हमें पता है, जो हमने समझा है बचपन से लेके, तो वो लॉ में कहते हैं कि लेट्स से अगर मैं कोई भी चीज है, लेट्स से गोल्ड है, ठीक है। अब गोल्ड में यूजुअली क्या होता है कि जब प्राइसेस जो है, प्राइसेस गो डाउन, यानी कि गोल्ड का भाव अगर सस्ता होगा तो गोल्ड का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। बट अगर इसका अपोजिट होता है कि प्राइसेस राइजेस अप, कि प्राइस अगर बढ़ गया है तो जो उसका डिमांड है वो कम हो जाएगा, यानी कि लोग कम खरीदेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है हमें, ये सिंपल सी चीज बताता है कि प्राइस अगर कम होगा तो चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस अगर ज्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। ये है लॉ ऑफ डिमांड। अब ये लॉ ऑफ डिमांड हम रोज, सिर्फ गोल्ड में नहीं, हम रोज देखते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं कि मैं कोई भी चीज परचेस करता हूं तो उसके अंदर प्राइस जो है वो बहुत बड़ा इंफ्लुएंस करता है। अब जैसे मैं अगर प्याज परचेस कर रहा हूं, मैं टमाटर परचेस कर रहा हूं, तो उसके अंदर प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोई भी ऑनलाइन परचेस कर रहा हूं तो भी प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फ्लाइट बुक कर रहा हूं तो भी प्राइस काफी ज्यादा इंफ्लुएंस करता है। सो दैट मीन्स कि प्राइस जो है वो मेरी डिमांड को बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करेगा। तो अगर इसी का बेस लेके हम समझते हैं कि हम आज की वीडियो में चार चीजें समझेंगे। सबसे पहली चीज जो हम समझेंगे दैट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लॉ, कि जो लॉ ऑफ डिमांड है उसकी डेफिनेशन क्या है। ओके, ये डेफिनेशन हम समझेंगे। फिर दूसरी चीज जो हम वीडियो में समझेंगे दैट व्हाई डिमांड बिहेव्स लाइक दिस, कि जो डिमांड है वो इस तरीके से क्यों बिहेव करता है, दैट इज द सेकेंड थिंग। अब तीसरी चीज जो हम समझेंगे दैट इसके अंदर कुछ एजम्पशंस लिए जाते हैं लॉ ऑफ डिमांड में, वो एजम्पशंस क्या है। ओके, एंड जो लास्ट चीज हम इसके अंदर समझेंगे दैट कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कब फेल होता है, व्हेन दिस द लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। तो ये चार चीजें हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई दिस टॉपिक मैटर्स सो मच, बिकॉज कि ये जो टॉपिक है ये एक बेसिक टॉपिक है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। यानी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बेसिस पे आप पूरी थियरी समझ पाओगे, आप आने वाले लेक्चर्स को भी समझ पाओगे, क्योंकि ये टॉपिक से हमें पता चलता है कि मार्केट बिहेवियर क्या होता है। मार्केट बिहेवियर इन द सेंस कि कंज्यूमर का बिहेवियर, कि अगर प्याज का भाव बढ़ रहा है तो लोग टमाटर खरीद रहे हैं, टमाटर का भाव बढ़ रहा है तो लोग आलू खरीद रहे हैं। तो ये क्या, ये कंज्यूमर बिहेवियर है। तो जब आप कंज्यूमर बिहेवियर समझोगे कि प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, तो आपको मार्केट बिहेवियर समझ आएगा, जो हमारे आने वाले क्लासेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि हमने ये की चीज समझी है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड, सॉरी, अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम समझेंगे दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन। की लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या है, कि दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स इट डिमांड राइजेस, कि अगर एक गुड का प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। ये चीजें हमने समझ ली है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, प्राइस अगर कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। यानी कि जो प्राइस और डिमांड है उनके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं बढ़ रहे, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, फिर वो ये घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो इनके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। एंड जो थर्ड थिंग है यहां पे, कि ये अप्लाई करता है ओनली टू नॉर्मल गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, जो हम रोज कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूध, कि अगर दूध का प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, अगर दूध का प्राइस कम हो गया तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। बट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कि यूजुअली जो मेरी डिमांड होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहली चीज तो जो हमने समझी है दैट इज प्राइस, जो दूसरी चीज है दैट इज
इनकम। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे इनकम और मेरे प्राइस के बेसिस पे मेरी डिमांड इफेक्ट होती है, कि मैं पैसा जितना कमा रहा हूं वो भी तो अफेक्ट करेगा। लेकिन ये लॉ ऑफ डिमांड क्या कर रहा है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स यानी कि जैसे मेरी इनकम ₹100 है, ओके, और मेरी डिमांड मिल्क की है, मैं दूध की डिमांड कर रहा हूं, तो मैं रोज 1 लीटर डिमांड करूंगा, तो ये दोनों चीज कांस्टेंट है। बट जो मिल्क का प्राइस है वो कांस्टेंट नहीं है। तो आज मिल्क लेट से 40 रुपए लीटर मिल रहा है, कल वो शायद 42 रुपए लीटर मिलेगा, फिर वो 50 रुपए लीटर मिलेगा, फिर वो 60 रुपए लीटर मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जो प्राइसेस है वो चेंज हो रही है, बट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। कि हमारे घर पे जो दूध आता है, 1 लीटर आता है, 2 लीटर आता है, 3 लीटर आता है या 4 लीटर आता है, रोज सेम आता है। सो दैट मीन्स कि आवर डिमांड इज कांस्टेंट। और रोज हमारी इनकम कम ज्यादा नहीं होती है, हमारी इनकम कम ज्यादा 1 साल 2 साल के बीच में बाद कम ज्यादा होती है। यूजुअली हमारी इनकम एक कांस्टेंट होती है। सो लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, दैट इज इनकम एंड डिमांड कांस्टेंट रहता है, तब जाके लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। अगर आप कह रहे हो कि आपकी इनकम बढ़ गई है तो आपकी डिमांड बढ़ गई, तो आप पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। ओके, ये चीज है। और दूसरा है, इट अप्लाइज ओनली टू नॉर्मल गुड्स, कि ये नॉर्मल गुड्स पे ही ज्यादा अप्लाई होता है, हर कोई गुड पे ये अप्लाई नहीं होता। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो यहां से हमें थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया आ गया कि ये लॉ ऑफ डिमांड है क्या। अब दूसरी चीज जो हमें समझनी है, दैट व्हाई डज डिमांड राइज व्हेन प्राइस फॉल्स, कि जब डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, तो डिमांड क्यों बढ़ रही है जब प्राइस कम हो रही है। तो इसके 3 चीजें हो जाती है। ओके, 3 चीजें हो जाती है। सबसे पहला आ जाता है इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट, जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर मैं कह रहा हूं कि अगर इनकम इफेक्ट मैं लेता हूं, अगर हम डिमांड कह रहे हैं कि डिमांड अगर मेरी इंक्रीज हो रही है, तो मेरी डिमांड इंक्रीज 2 सिनेरियो में होती है, या तो प्राइस कम हो जा जाता है तब, या फिर मेरी इनकम बढ़ जाती है तब। तो अगर मेरी इनकम बढ़ गई, अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो गई, तो मेरी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट इज द इनकम इफेक्ट। ओके, फिर दूसरा जो आ जाता है, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऐसा है कि हम रोज देखते हैं। तो लेट्स से 2 तरीके के सब्स्टिट्यूट गुड्स है, एक है चाय और दूसरा है कॉफी। ठीक है, चाय और कॉफी 2 तरीके के गुड्स होते हैं। कोई लोग चाय पीता है तो कोई लोग कॉफी पीता है, यानी कि दोनों चीजें सब्स्टिट्यूशन में चलती है। तो इन केस अगर मैं कहता हूं कि लेट्स से जो चाय का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, तो लोग चाय की जगह क्या पिएंगे, कॉफी पिएंगे। बट अगर मैं कह रहा हूं कि कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो लोग कॉफी की जगह क्या पिएंगे, चाय पिएंगे। तो जब कॉफी का प्राइस बढ़ गया है तो लोग चाय की डिमांड ज्यादा करने लग जाएंगे। तो ये चाय की डिमांड क्यों बढ़ी है, उसके प्राइस कम होने से नहीं बढ़ी है। क्यों, क्योंकि कॉफी का प्राइस बढ़ चुका है। सो दैट इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एक आ जाता है गेहूं और एक आ जाता है चावल। अगर गेहूं का प्राइस बढ़ गया तो लोग चावल ज्यादा खरीदेंगे। अब चावल का डिमांड क्यों बढ़ा है, प्राइस कम नहीं हुआ है, गेहूं का प्राइस बढ़ गया है, इसलिए लोग चावल खा रहे हैं। और अगर इसका उल्टा होता है कि चावल का प्राइस बढ़ गया तो लोग गेहूं की डिमांड ज्यादा करेंगे। अब गेहूं की डिमांड क्यों बढ़ी है, प्राइस कम होने से नहीं बढ़ी है, चावल महंगा हो गया है और इसलिए लोग गेहूं खा रहे हैं। सो दैट इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फिर जो लास्ट इसके अंदर आ जाता है, दैट इज द लॉ ऑफ DMU, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का हमने कैसे समझा था कि मैं अगर पहला पिज्जा का स्लाइस खाऊंगा तो मेरे को सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा मिलेगा, दूसरा पिज्जा का स्लाइस खाऊंगा तो मेरा सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा। तो मान लेते हैं कि हमें एक ऑफर मिल रहा है, ऑफर मिलता है ना कि बाय 1 गेट 1 पिज्जा। ओके, तो वो बाय 1 गेट 1 पिज्जा में आपको सेटिस्फैक्शन एक पिज्जा से मिल रहा है, तो आपने दूसरा पिज्जा खरीदा है। क्यों खरीदा है, क्योंकि वो ऑफर में था इसलिए खरीदा है। आपको 2 पिज्जा की वो सेटिस्फैक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपको रिक्वायरमेंट थी, यूटिलिटी आपकी थी 1 पिज्जा की, तो आपको दूसरा पिज्जा उससे मिला है। तो ये क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि आइसक्रीम पे भी ऑफर होता है कि एक आइसक्रीम के साथ दूसरी आइसक्रीम फ्री, बट हमें जो मजा आएगा वो पहली आइसक्रीम खा के ही आएगा। आपने पहली आइसक्रीम खा ली तो यू विल फील सेटिस्फाई, तो आप दूसरी आइसक्रीम खाओगे तो आपको सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा।
सो दैट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसके अंदर जो डिमांड बढ़ी है वो इसलिए नहीं बढ़ी है कि आपका सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो रहा है, वो इसलिए बढ़ी क्योंकि वो मार्केट का ऑफर है, दैट इज जो यूटिलिटी है वो डिमिनिश हो रही है स्लोली एंड ग्रेजुअली। आप तीसरा पिज्जा खाओगे तो और कम हो जाएगा, चौथा खाओगे तो और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से तो जब हम ये तीनों को कंबाइन करते हैं तब हमें पता चलता है कि देयर इज एन इनवर्स प्राइस डिमांड लिंक, कि जो प्राइस और डिमांड का लिंक है वो बहुत ही ज्यादा इनवर्स वे में होता है। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो रहता है। अब दूसरा जो है कि यहां पे हमें समझना है दैट इज द डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। तो पहले ये टेबल समझते हैं। टेबल में मैंने लिखा है कि प्राइस अगर 50 रुपए है तो डिमांड 1 रुपए है, प्राइस अगर 40 रुपए है तो डिमांड 2 रुपए है, प्राइस 30 रुपए है तो डिमांड 3 है, और अगर प्राइस 20 है तो यूनिट डिमांडेड 4 हो गया है। अब इसको इसी को हम ग्राफ से समझते हैं कि अगर एक पे मैं लिख रहा हूं एक्स एक्सिस पे प्राइस, वाई एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, और इसमें मैं कह रहा हूं कि जब 50 रुपए है तो जो क्वांटिटी यूनिट डिमांड है वो 1 रुपए है, जब 40 रुपए है तो क्वांटिटी यूनिट डिमांड 2 रुपए है, जब 30 रुपए का प्राइस है जो क्वांटिटी डिमांड है वो 3 यूनिट है, जब 20 रुपए का प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड वो 4 यूनिट है। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो कर्व हम ड्रॉ किए हैं दिस कर्व इज नोन एज डिमांड कर्व, राइट। यानी कि जितना प्राइस होगा उतनी कम डिमांड होगी, जितनी प्राइस कम होती जाएगी उतनी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से ये रहता है। सो दैट इज द डिमांड कर्व। ओके, तो यहां से हमें काफी चीजों की क्लैरिटी मिल गई है, हमने एक बेस बना लिया है। ठीक है, तो अब जो हमें समझना है दैट इज द एजम्पशन बिहाइंड द लॉ, कि एक लॉ के पीछे क्या एजम्पशंस होता है। अब ये एजम्पशन में क्या होता है कि एजम्पशन को ये वर्ड से रिकॉग्नाइज किया जाता है दैट इज सेटेरिस पेरिबस, जिसका मतलब है ऑल एल्स इक्वल, यानी कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो इसके अंदर कांस्टेंट में सबसे पहले हम कह रहे हैं कि जो इनकम है वो कांस्टेंट रहती है, कि मेरी 100 रुपए की इनकम होगी तो ही लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मतलब 100 रुपए इन द सेंस कि मेरी इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए, जो हमने एग्जांपल लिया ना कि मेरी इनकम कांस्टेंट होगी तो ही ये डिमांड एप्लीकेबल होगा। ओके, फिर सेकंड आ जाता है कि लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस अनचेंज रहता है। ओके, बट कई बार कैसा होता है कि लोगों के बीच में टेस्ट में भी इवोल्यूशन आता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मेरे को लेट्स से ये महीने में मैंने पिज्जा खाने की बहुत क्रेविंग हुई है, तो ये महीने मैं पिज्जा की डिमांड करूंगा। बट अगले महीने मैं कह सकता हूं कि मेरे को बर्गर खाने की क्रेविंग्स हो रही है, तो अगले महीने मैं बर्गर की डिमांड करूंगा। तो ये तो सिर्फ मैं हूं, तो मैं ये एजम्पशन कर सकता हूं कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो पहले पिज्जा खाते थे फिर वो बर्गर खाने लग गए, जो पहले बर्गर खाते थे वो पिज्जा खाने लग गए, या कुछ और तीसरा आइटम खाने लग गए। ठीक है, तो यहां से हमें ये चीजें समझ आ रही है। फिर जो थर्ड चीज का एजम्पशन होता है बिहाइंड द लॉ, ये है कि नो प्राइस चेंज ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि जो रिलेटेड गुड्स है उसमें कोई प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। रिलेटेड गुड्स का मतलब ये होता है कि वो टाइप के गुड्स जो सेम तरीके के हो, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड बटर, राइट, मिल्क कॉफी, तो फिर ये नहीं होगा। तो दैट मींस कि यहां पे एजम्पशन क्या है बिहाइंड द लॉ, कि कोई भी रिलेटेड गुड में प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये एजम्पशन काम करेगा। फिर जो चौथा है दैट इज कि यहां पे कोई फ्यूचर प्राइस की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, कि दिवाली के टाइम पे शायद ये भाव बढ़ जाएगा तो मैं आज ही चीजें खरीद लेता हूं, तो वो लॉ ऑफ डिमांड में नहीं आएगा। ओके, तो ये चीजें हमें समझनी कि लॉ ऑफ डिमांड में 4 एजम्पशंस है। पहला एजम्पशन ये है कि इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। सेकंड है कि जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो हमेशा सेम रहना चाहिए तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। थर्ड है कि रिलेटेड गुड्स का कोई भी प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। और फोर्थ है कि कोई भी फ्यूचर प्राइस का एक्सपेक्टेशंस नहीं होना चाहिए, दैट मींस ऑल एल्स आर इक्वल, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो ये assumptions है बिहाइंड द लॉ। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस कि जहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क ही नहीं करता है। जैसे सबसे पहला है गिवन गुड्स। अब गिवन गुड्स को कहा जाता है इंफीरियर गुड्स। अब इंफीरियर गुड्स का एक एग्जांपल लेते हैं कि एक लेबर फैमिली है, कि एक मजूर की फैमिली है, वो बाजरा खाते हैं या ज्वार खाते हैं। ओके, अब ऐसा है कि वो बाजरे का भाव बढ़ गया, तो ऐसा नहीं है कि वो बाजरा छोड़ के गेहूं या चावल खाने लग जाएगा,
क्योंकि वो बाजरा ही अफोर्ड कर सकता है, वो और कोई चीज अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो यहां पे बाजरा क्या हो गया, वो बाजरा गिफन गुड्स हो गया, यानी कि वो एक इंफीरियर टाइप का सा गुड्स हो गया, जिसके अंदर भले ही प्राइस बढ़ेगा पर डिमांड उतना ही रहेगा। प्राइस बढ़ने से यहां पे डिमांड कम नहीं होगा। सो दिस इज एन एग्जेम्पशन, सॉरी एक्सेप्शन, ओके, कि जो इंफीरियर गुड्स है उन पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर सेकंड है वेबलिन गुड्स। ना वेबलिन गुड्स कौन से होते हैं, ये वो तरीके के गुड्स होते हैं जिनको हम लग्जरी गुड्स बोलते हैं। ओके, ये लग्जरी गुड्स है। अब लग्जरी गुड्स कौन अफोर्ड करता है, यूजुअली जो रिच पीपल होते हैं, और रिच पीपल सोसाइटी में स्टेटस के लिए काम करते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि गोल्ड इज अ एक्सपेंसिव थिंग, तो वो ज्यादा गोल्ड खरीदेंगे, तो दैट मीन्स उनके लिए गोल्ड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि कोई और चीज, लेट्स से कार इज एन एक्सपेंसिव थिंग्स, तो वो ज्यादा कार खरीदेंगे। व्हाई? बिकॉज दे वांट द सोशल स्टेटस इन द सोसाइटी, राइट? सो दैट मीन्स कि ये वेबलन गुड्स है। तो यहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं होगा, यहां पे जितनी प्राइस बढ़ेगी उतना डिमांड बढ़ता जाएगा, क्योंकि लोगों का मानना है कि जो चीज जितनी महंगी होती है वो उतनी वैल्यूएबल होती है सोसाइटी में, वो उतना ज्यादा स्टेटस देता है। मतलब आईफोन एट द एंड क्यों इतना ज्यादा फेमस हो गया इंडिया में, क्योंकि आईफोन लोग एज अ स्टेटस जैसे कैरी करने लगे, दैट ओके आई हैव एन आईफोन लाइक दैट। सो आईफोन को हम कह सकते हैं कि वो एक वेबलिन टाइप का सा गुड है, नॉट एग्जैक्टली बट ये काइंड ऑफ वेबलिन टाइप का सा गुड्स है, कि उसमें भले ही प्राइस बढ़ रही है, कि आई स्टिल रिमेंबर जो आईफोन आया था, फर्स्ट आईफोन जो था वो अराउंड 40,000 का था, जो नया नया लॉन्च हुआ था। अब जो नए आईफोन लॉन्च हो रहे हैं वो 1.5 लाख 2 लाख के हो रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन कि 40,000 से 2 लाख रुपए हो गए, यानी कि इंटू 4 हो गया, बट स्टिल डिमांड उतनी ही है। तो ये क्या आईफोन, क्या आईफोन इज वेबलिन गुड्स, ओके, कि ये लग्जरी टाइप का सा गुड्स है कि जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी डिमांड बढ़ती जाएगी। फिर थर्ड आ जाता है फियर ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, कि अगर आप फ्यूचर प्राइसेस के बारे में सोचोगे कि दिवाली पे ये चीज का दाम बढ़ने वाला है तो मैं अभी चीज खरीद के रख लेता हूं, तो अभी जो डिमांड बढ़ी है ये सोच के कि दिवाली के टाइम पे डिमांड बढ़ेगी, तो वो चीज एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। ओके, फोर्थ आ जाता है नेसेसिटी, कि अब नेसेसिटी यानी कि इमरजेंसी है, फिर तो ना प्राइस देखा जाता ना कुछ और। फॉर एग्जांपल कोविड-19 के टाइम में हमें याद है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड बढ़ रही थी, सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ी थी, मास्क की डिमांड बढ़ी थी, इवन दो सबकी प्राइसेस बहुत ज्यादा थी बट स्टिल उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। व्हाई? बिकॉज दे वर द नेसेसिटी। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे केसेस में अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, राइट? तो यहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। ओके, यहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आई होप आप लोग को ये सभी चीज का क्लैरिटी मिल गया होगा, ठीक है? तो उसके बेसिस पे दो क्वेश्चंस है जो आपको कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करने हैं। दैट फर्स्ट है कि लॉ ऑफ डिमांड शोज, कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? क्या ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड? क्या ये इनवर्स रिलेशनशिप बताता है? क्या नो रिलेशनशिप है? या फिर कांस्टेंट डिमांड बता रहा है एट ऑल प्राइसेस? ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, दैट इज विच इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि लॉ ऑफ डिमांड में कौन सा एक्सेप्शन है जो अभी हमने देखा? क्या वो टी है, क्या वो गिफन गुड्स है, क्या वो शुगर है, क्या वो मिल्क है? राइट, ये दोनों का ही आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। ओके, एंड जो नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं, कि अगर मैं समरी देख लूं तो ये वीडियो की पहले, तो इसमें मैं कह रहा हूं कि जो लॉ ऑफ डिमांड है इज द इनवर्स लिंक बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये कंज्यूमर साइकोलॉजी पे चलता है, दैट मीन्स इनकम सब्स्टिट्यूशन प्लस यूटिलिटी, and it works only under certain assumptions जो हमने देखा, that is income is constant वाला, these are the assumptions। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सप्लाई पे आएंगे जिसका मीनिंग, लॉ, प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव एक्सेट्रा। ठीक है, सो आई होप यहां पे आपको क्लैरिटी मिली होगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इन द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग मोर such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.